अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब तक काजी फैज़ ईसा के बदतरीन फ़ैसले जो उनके बदतरीन दौर में दिए गए थे इम्प्लीमेंट होते रहेंगे या ऑन फील्ड रहेंगे, इस मुल्क का नुकसान होता रहेगा। जो काजी फैज़ ईसा ने एक बदतरीन फ़ैसला दिया था पीटीआई के ख़िलाफ़ कि उनका निशान छीन लिया गया था, अब इलेक्शन कमीशन उसी तरह दोबारा पीटीआई के लोगों के निशानात छीनने शुरू कर दिए। अब जीबी में इलेक्शन होना है, वहाँ पे पहले हुकूमत थी खालिद खुर्शीद की, जो इमरान खान साहब के बहुत ही वफ़ादार साथी थे। उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी जाती है, उनको सज़ा दी जाती है, क्योंकि जब भी इमरान खान साहब का कोई भी केस होता था, वो इमरान खान साहब की कोशिश में या साथ हर वक्त खड़े होते थे। उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी जाती है, उनको सज़ा दी जाती है, 34 साल की सज़ा दे के उनकी हुकूमत कर दी जाती है ख़त्म। फिर वहाँ पे अपनी टॉप टाइप हुकूमत लेके आते हैं। अब वहाँ पे इलेक्शन होने हैं दोबारा। जब दोबारा इलेक्शन के लिए कुछ अर्सा पहले वहाँ पे एक पार्टी रजिस्टर्ड होती है, गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी। अब उस पार्टी में जो निशान दिया जाता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो दिया जाता है पोलो मैन का। जब पीटीआई को तो दोबारा से कोई निशानात नहीं मिल रहे थे, उन्होंने पीटीआई के लोगों ने अलायंस कर लिया उस पार्टी के साथ जिनको निशान मिला हुआ था, जीबी डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ। उनके साथ जब अलायंस करते हैं तो इलेक्शन कमीशन दोबारा से वही काजी फैज़ ईसा का फैसला उठाता है और उठा के इम्प्लीमेंट कर देता है। जो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तों पे जब लेना चाह रहे थे निशान, तब इम्प्लीमेंट हुआ था। अब उन्होंने उस पार्टी से पोलो मैन का निशान भी वापस ले लिए और जो पीटीआई के अरकान हैं, अब वो सारे वहाँ पे भी आज़ाद कर दिए गए। लेकिन जो आज़ाद अरकान भी हो गए, जिस तरह पहले पीटीआई ने इलेक्शन जीता था 8 फरवरी का, वहाँ पे भी अगर इलेक्शन जीत गए तो फिर क्या होगा, उसकी भी तैयारी अब इलेक्शन कमीशन ने करनी शुरू कर दी है। अब वहाँ पे फार्म 47 बनाए जाएंगे, लेकिन इसमें फार्म 47 में क्या तब्दीली होगी वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये लोग ये काम करने लगे हैं कि शुरू से ही जो फार्म 45 होगा उसके ऊपर तब्दीली करके फिर फार्म 47 इशू करेंगे, जो ये पहले नहीं कर सके थे। अब इन्होंने उसको भी ठीक करने का फैसला किया, जो इन्होंने गलतियां पहले की हैं, अब उन गलतियों को भी ठीक करने की तरफ जा रहा है इलेक्शन कमीशन धांधली के हवाले से, कि इन्होंने धांधली किस तरह करवानी है। ये नहीं कि जो गलतियां पहले हुई हैं उनको ठीक करके शफाफियत की तरफ जाना है, नहीं, उनको ठीक करके उन्होंने अपनी धांधली करनी है। तो ये जो बदतरीन फैसले थे काजी फैज़ ईसा के, जिन्होंने इस रजीम को लेके आने में बदतरीन किरदार अदा किया था, वो अब पाकिस्तान का कभी पीछे नहीं छोड़ रहे। इतना घटिया दौर था जो काजी फैज़ ईसा का रहा। उनके कौन से फैसले हैं जो इस मुल्क में जमहूरियत को आगे लेके आए या उनकी अदलिया को मजबूत कर दें। अब उनकी अदलिया की भी यही तबाही हो चुकी है। अब मज़ीद जो पाकिस्तान की तबाही होनी है वो तो अभी बहुत ही आगे है, क्योंकि पीटीआई ने बार बार यहाँ पे कंप्लेंटें की कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें मारा जा रहा है, हमारे जो लेवल प्लेइंग फील्ड है हमें वो नहीं दी जा रही। ये एक दिन पहले बैठ के फैसले कर रहा होता था, जानबूझ के इनके साथ एक जैसे मुसरत हलाली होती थी, एक ये होते थे और एक अभी आईनी अदालत में चले गए, एक वो जज साहब होते थे। इन्होंने मिलके, 3 जजों ने मिलके इंतहाई बेड़ा गर्क किया जमहूरियत का। तो ये बदतरीन फैसले चलते रहेंगे। अब मैं दूसरा बताऊं कि पीपल्स पार्टी की एक मीटिंग होती है वजीर खजाना के साथ। अब यहाँ पे इनकी एक रसाकशी शुरू है। ये लोग कह रहे थे कि नहीं, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, बड़ा अच्छा चल रहे हैं, चलेंगे तो सही, यही कंपनी तो यही चलने वाली है। लेकिन इनके अंदर इख्तलाफात जब आ गए हैं तो ये बढ़ेंगे। ये सियासी लोग इख्तलाफात ख़त्म करना जानते हैं, लेकिन इनके इख्तलाफात बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये लोग अपने पैसे के पीछे लड़ाइयाँ करेंगे। एक पार्टी कहेगी मैं ज़्यादा खा लूँ, दूसरी पार्टी कहेगी मैं ज़्यादा खा लूँ, जो थर्ड मैन है वो कहेगा कि ये दोनों क्यों खाएं, मैं खा लूँ। तो ये इनकी लड़ाई चलनी है। शहबाज शरीफ की मीटिंग होती है जरदारी साहब से, वहाँ पे जो शहबाज शरीफ की सूरत हाल थी वो हमने आपको बताई है, और अभी जो इतलात आ रही हैं कि तरमीम तो इन्होंने करनी है दोनों ने, लेकिन इनका जो इख्तलाफ था वो था बजट से पहले या बजट के बाद। अब बजट बताने के लिए आए हैं वज़ीर ख़जाना इम्पोर्टेड, वो आके इनको बता रहे हैं कि बजट में क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरह इनके साथ मामलात होने हैं।
तो ये इनकी यहाँ पे जैसा कशी चल रही है। दूसरी साइड पे जो महमूद खान अचकज़ई है, उनका लगातार राब्ते हो रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान से, और वो कोई ऐसे राब्ते नहीं है कि बड़ी मुल्क की बेहतरी के लिए हो, सीधी सी बात है। वो इसी तरमीम को रोकने के हवाले से इनकी प्लानिंग हो रही है कि इसको हमने किस तरह रोकना है। मौलाना फजलुर रहमान साहब अब राब्ते कर रहे हैं, उनको पता ये पहले से था, जब बिलावल भुट्टो की मुलाकातें हुई थी उन्हें तब से पता था कि तरमीम आने लगी है, वो चुप करके बैठे रहे। अब वो अपनी सिर्फ नंबर चमकाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अब उन्होंने राब्ते करने शुरू कर लिए और कह रहे हैं कि ये हुकूमत महंगाई करके बैठी है, हम इसके खिलाफ हैं, हम इसको मार्च भी करेंगे इस हुकूमत के खिलाफ, हम अपोजिशन मिल के आगे चलेंगे। लेकिन जब भी इनकी कीमत बढ़ेगी, कौन सी अपोजिशन और कौन सी हुक्मरानी या कौन से लॉन्ग मार्च। इतनी महंगाई हो चुकी है, डीजल की कीमतें कहाँ पे चली गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कोई जलसा तक नहीं हुआ, लॉन्ग मार्च तो बड़ी दूर की बात है। इस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कोई ऐलान तक नहीं किया उन्होंने, वो कहते हैं मैं लॉन्ग मार्च करूँगा। तो मौलाना फजलुर रहमान की जो मुलाकातें हुई हैं महमूद खान अचकज़ई से, उसमें ये बताया जा रहा है कि सियासी हम महंगी के तौर पे हम बातें कर रहे हैं, और जो आगे मिल के चलना चाहते हैं उसके बारे से हम बातें कर रहे हैं, किस तरह हमने पोजीशन को आगे लेके जाना है और इस निज़ाम से छुटकारा पाना है। इस निज़ाम से आप 10 साल तो छुटकारा पाने से रहे जो ऊपर बैठे हैं, या जब तक इन्हें बैर से अमेरिका या जैसे और मालिक हैं उनकी सपोर्ट ख़त्म नहीं होती तब तक ये आपके ऊपर मुसलत हैं। ये बिल्कुल दो कट बात है। लेकिन जैसे ही वहाँ से कोई ख़त्म होगी, इनको सहारा ख़त्म होगा, तो ये पता भी नहीं चलेगा, जनरल मुशर्रफ की तरह सारे लाइन में लगते हैं ये। तो ये इनके साथ होता रहता है, क्योंकि जब अपने मुल्क के साथ, अपनी आवाम के साथ नहीं होंगे मुखलिस, तो ये चीज़ें होती हैं, ये अलग चीज़ है। तो दूसरी साइड पे एक जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि मंगल वाले दिन, जो नेक्स्ट मंगल होगा, उसको वो दोबारा आएंगे। और जो हुकूमत है उन्होंने यकीन दहानी कराई है उन्हें कि हम मंगल तक इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर मंगल तक अभी भी इमरान खान साहब को शिफ्ट करने के बारे में हुकूमत कह रही है, तो इसका मतलब है कि पिछले 3-4 माह से इमरान खान साहब की आंख कोई भी बेहतरी नहीं लेके आई, जो अब दोबारा ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि हम उन्हें वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। या अगर अब सुहेल अफरीदी अलीमा खान के साथ जाके खड़े हुए हैं, तो उसमें यही रीज़न नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब की आंख बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि सुहेल अफरीदी अब उन हल्कों के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। तो हो सकता है वो इन्हें फेस सेविंग देने के लिए कि अवाम आपके साथ जुड़ी रहे, हम आपको अपने मकसद के लिए जब दिल चाहे इस्तेमाल कर लेंगे, तो वो लोग भेज भी दें इमरान खान साहब को हॉस्पिटल। फिर सुहेल अफरीदी की बल्ले बल्ले होकर देखें जी मैंने इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करवा ली है। ये वाला निज़ाम इस तरह के काम करते हैं, जो भी जहाँ पे भी इस तरह का निज़ाम होता है वो ये काम करते रहते हैं। नवाज शरीफ के साथ भी यही काम हुआ था कि उनको शिफ्ट कर दिया गया था हॉस्पिटल में, और बाद में कहा गया था कि देखें हमने तो बड़ा अच्छा काम किया है, और बाद में फेवर भी ले ली थी, और बाद में उनसे एक्सटेंशन लेने चाहते थे, लेकिन अलग बात है कि बाजवा को एक्सटेंशन नहीं मिली थी। अब सुहेल अफरीदी के साथ भी ये काम हो सकता है कि अगर अब शिफ्ट करना है तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से अब तक चुप क्यों बैठे हुए थे ये लोग, क्यों इनको होश नहीं आई कि इतना जुल्म बढ़ता जा रहा है और हम चुप करके बैठे हुए हैं। अब इनकी भागम दौड़ शुरू हो रही है कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए दोबारा से। पहले एकदम से चुप करवा दिया गया था इन्हें महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की तरफ से। अब जब बुशरा बीबी की भी आंख डैमेज हो गई है, उनकी सर्जरी भी हो गई है, और इमरान खान साहब के हवाले से कह रहे हैं कि अब हम उन्हें शिफ्ट कर देंगे, तब ये चुप कर रहे हैं। तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि अगर ये शिफ्ट नहीं करते तो फिर हम इससे ज़्यादा ज़ोर से आएंगे और सख्त तरीके से आएंगे। सहाफ़ियों ने सवाल किए कि किस तरह सख्त तरीके से आप लोग आएंगे, जब आप पहले इतना चुप करके बैठे हुए हैं इमरान खान साहब के लिए, मज़ीद आप क्या सख्ती लेके आना चाहते हैं? आगे आप लोगों ने एहतजाज कर लिया, इससे ज़्यादा आप लोगों ने क्या करना है? तो वो कहते हैं कि ये हम आपको बाद में बताएंगे कि अगर ये शिफ्ट नहीं करते तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे अलीमा खान साहबा से गुफ्तगू हो रही थी सहाफ़ियों की, तो उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब के पैगाम 6 महीने पिछले गुजरे हैं उसमें आए हैं सुहेल अफरीदी तक, अगर उन पे अमल दरामद शुरू कर दिया तो आप लोग यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आएंगे।
तो क्या मतलब कि अब तक सुहेल अफरीदी पिछले 6 महीनों में इमरान खान साहब के अहकामात के ऊपर अमल नहीं कर रहे थे? अगर उन्होंने अब से शुरू करना है तो पिछले 6 महीने वाले उनके अहकामात थे, उन पे क्यों नहीं अमल किया गया? जिनके साथ जुल्म हो रहा है वो जेल में बैठे हैं, उन्हें बेहतर पता होगा या सुहेल अफरीदी को बेहतर पता होगा कि उन्होंने अपनी पार्टी को कैसे लेके चलना है? पार्टी तो इमरान खान की है, अवाम तो इमरान खान के साथ है, सुहेल अफरीदी के साथ कौन सी अवाम है? तो ये जब चीज़ें खुलेंगी तो मज़ीद भी बहुत चीज़ें सामने आनी है। सुहेल अफरीदी बहुत डबल गेम खेल रहे हैं, जो अब तक नज़र आ रहा है। एक और जो बहुत ही बड़े एंकर हैं पाकिस्तान के, शाहज़ेब खानज़ादा साहब, वो अपना पूरा प्रोग्राम किन के ऊपर कर रहे हैं? पिंकी के ऊपर। पिंकी कौन है? ये आई है खबरों में कल अचानक से कि वो कोकीन की बहुत बड़ी बेताज बादशाह स्मगलर है। और वो किन किन को स्मगल करती है कोकीन, आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जो पुलिस वाले हैं वो उनको कह रहे थे कि मैडम आप इस तरफ आएँ, और ना उनके साथ लेडी पुलिस थी और ना उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उनको अदालत में पेश किया गया था। लेकिन जो वहाँ पे शाहज़ेब खानज़ादा साहब है, वो 3-3 सहाफ़ी मुख्तलिफ जगहों से रिपोर्टिंग करने के लिए इकट्ठे कर लेते हैं और पूरा प्रोग्राम ही उनके ऊपर कर देते हैं कि हमें बताएं कि किस तरह स्मगलिंग करती हैं, किस तरह नहीं करती हैं। उनके जो अब आखिरी वॉइस नोट सामने आया है, जो पिंकी हैं उनका, कि जब मैं अगर गिरफ़्तार हो जाऊँ, ये आपको मेरा वॉइस नोट तब मिलेगा, या मैं मर जाऊँगी या गिरफ़्तार हो जाऊँगी, तो तब आपके साथ कुछ और लोग हैं वो राब्ता खुद कर लेंगे नए नंबरों से, तो आप लोगों ने इस काम को रुकने नहीं देना। इस तरह की दिद्दत दिलेरी से वो औरत कारोबार कर रही थी कोकीन का, और यहाँ का सिस्टम उसके ऊपर लगातार अपने घंटों घंटों की वहाँ पे बैठ के नशरियात कर रहे हैं। तो इसके साथ मुझे इजाज़त है, मज़ीद आपके साथ वहाँ पे शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।